Welcome back everyone. Welcome to Civil Services Study Practice Set नंबर ये 241 टेस्ट सीरीज यूपीपीएससी पीसीएस के लिए चल रही है। प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम जीके क्विज पर, ठीक है, जो कि स्टैटिक जीके होती है। और मॉर्निंग में तो करंट अफेयर्स का टेस्ट ऑलरेडी हो चुका है, प्रैक्टिस करते रहेगा, इंपॉर्टेंट है। बाकी इस टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 251 या जो भी नया टेस्ट आएगा वहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पर 2 स्टेटमेंट वाला, ये कथन है, ये कारण है, ठीक है। अगर ये सही होगा, ये सही होगा, एक दूसरे की व्याख्या करेंगे तो आंसर ए होगा। ये सही होगा, ये सही होगा, एक दूसरे की व्याख्या नहीं करेंगे तो आंसर बी होगा। इनमें से कोई सही गलत होगा तो आंसर सी या डी में से दिया जाएगा। पहला प्रश्न यहाँ पर, पहले प्रश्न का पहला कथन, अलीपुर बम कांड के आरोप में कलकत्ता की अनुशीलन समिति के कई भारतीय राष्ट्रवादियों पर मुकदमा चलाया गया। अब इस कथन का कारण पूछ रहा है, क्यों चलाया गया, क्या किया था उन्होंने ऐसा। और दूसरे स्टेटमेंट या कारण में लिखा है, इस मामले में बम फेंकने वाले क्रांतिकारी प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस थे। तो क्या होगा इसमें आंसर इसका? देखिए, अलीपुर बम कांड के आरोप में कलकत्ता की अनुशीलन समिति के कई भारतीय राष्ट्रवादियों पर मुकदमा चलाया गया था। क्यों चलाया गया था? क्योंकि इससे जुड़े जो लोग थे उन्होंने किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया था, ठीक है। अब यहाँ लिखा है, इस मामले में बम फेंकने वाले क्रांतिकारी प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस थे। ये थे तो, लेकिन ऊपर वाले कथन की ये व्याख्या नहीं कर रहा। नीचे वाला है तो ये दोनों के दोनों सही, लेकिन सही व्याख्या तो नहीं करता है ये। और इनमें से कोई सही गलत है नहीं, तो सी डी को भी हटा दीजिए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यानी कथन और कारण दोनों सही हैं। ये कथन जो है, कथन की ये जो कारण है, कारण वो कथन की सही व्याख्या नहीं करता है, तो बी है इसका आंसर। देखिए, अलीपुर बम कांड जो है वो वर्ष 1908 में हुआ था। यह एक आपराधिक मामला था जिसमें ब्रिटिश सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने के आरोप में कलकत्ता की अनुशीलन समिति के कई भारतीय राष्ट्रवादियों पर मुकदमा चलाया गया था। इस मामले में मई 1908 से 1909 के बीच कलकत्ता के अलीपुर सत्र न्यायालय में सुनवाई हुई थी। और इस मामले में बम फेंकने वाले क्रांतिकारी प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस थे। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, अलग से प्रश्न बनेगा एग्जाम में और बनता भी आया है। देखिए, प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली थी और खुदीराम बोस को गिरफ्तार करके फांसी दे दी गई थी। इस मामले में जिन अन्य लोगों पर मुकदमा चलाया गया था उनमें थे अरविंद घोष के भाई वारिन घोष, सत्येंद्र नाथ बोस और कनाई लाल दत्त, और 30 से अधिक लोग और भी थे। ये सारे नाम इंपॉर्टेंट हैं, इन पर प्रश्न बनते हैं एग्जाम्स में, ठीक है। कौन कौन अलीपुर षड्यंत्र केस में शामिल था। अब इस प्रश्न को कुछ इस तरह से पूछ लेता एग्जामिनर, अलीपुर बॉम्बे केस ट्रायल निम्नलिखित में से किसको संदर्भित करता है? केंद्रीय असेंबली में बम फेंकना, अंग्रेजों के खिलाफ अनर्गल भाषण देना, एक पुलिस हेड कांस्टेबल की हत्या, या मुजफ्फरपुर के जिला जज की हत्या का प्रयास जो कि था। आंसर सोचो पहले तब बताएंगे। यानी किंग्सफोर्ड की हत्या की बात हो रही है, तो डी ही इसका आंसर होगा, ठीक है। सेंट्रल लेजिस्लेटिव में बम भगत सिंह ने फेंका था, ठीक है। भगत सिंह के साथ एक व्यक्ति और था। देखिए, अलीपुर बॉम्बे ट्रायल केस का तात्पर्य मुजफ्फरपुर के जिला जज की हत्या के प्रयास से है। अलीपुर बम कांड में चितरंजन दास के द्वारा अरविंद घोष का बचाव किया गया था। अलीपुर बम मामले की साजिश वर्ष 1908 में हुई थी। इस अलीपुर बम मामले को मणिकोटला बम षड्यंत्र या मुरारी पुकार षड्यंत्र के रूप में भी जाना जाता है। देखिए, जो डगलस किंग्सफोर्ड था, डगलस किंग्सफोर्ड अलोकप्रिय ब्रिटिश मुख्य न्यायाधीश मुजफ्फरपुर, जो बम फेंका जाना था वो इसके ऊपर फेंका जाना था। बम फेंकने वाले क्रांतिकारी प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस थे। हुआ क्या, जिस गाड़ी पर बम फेंका गया उसमें किंग्सफोर्ड तो था नहीं, बल्कि 2 अंग्रेज महिलाएं थीं। उनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। हमले में वो मारी गई। इन दोनों को लगा कि किंग्सफोर्ड बैठा है। प्रफुल्ल चाकी ने तो आत्महत्या कर ली और खुदीराम बोस को गिरफ्तार करके फांसी दे दी गई, ठीक है।
जब खुदीराम बोस थे 18 वर्ष के। इस मामले में जिन अन्य लोगों पर मुकदमा चलाया गया, अरविंद घोष, ठीक है, अरविंद घोष का बचाव किसने किया? चित्तरंजन दास ने किया। अरविंद घोष के भाई बारिन घोष, सत्येंद्र नाथ बोस और कनाई लाल दत्त और 30 अन्य लोग थे। वे सभी कलकत्ता उस समय कोलकाता में अनुशीलन समिति के सदस्य थे। ठीक है, तो वर्तमान का है ये उस समय का कलकत्ता और वर्तमान का कोलकाता। ठीक है, वे सभी कलकत्ता। देखिए कोलकाता तो इस समय है ना, तो वे सभी कलकत्ता यानी वर्तमान समय का कोलकाता होना चाहिए। अनुशीलन समिति के सदस्य थे। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी को आधुनिक भारत का जनक माना जाता है? किसको माना जाता है आधुनिक भारत का जनक? कई बार एग्जाम्स में प्रश्न बना है ये। राजा राम मोहन राय इसका आंसर है। देखिए 22 मई 1772 को बंगाल के राधानगर में राजा राम मोहन राय का जन्म एक रूढ़िवादी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उन्हें आधुनिक भारत का जनक और भारतीय पुनर्जागरण का जनक माना जाता है। उन्होंने वेदों और उपनिषदों को पढ़ा और बनारस में संस्कृत का अध्ययन किया। जब वे 16 वर्ष के थे तब उन्होंने अपने गांव लौटकर हिंदू मूर्ति पूजा की तार्किक आलोचना लिखी। उन्होंने 1803 से 1814 तक ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए वुडफोर्ड और डिगबी के निजी दीवान के रूप में काम किया। उन्होंने 1814 में अपना पद छोड़ दिया और धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक सुधारों के लिए अपना जीवन समर्पित करने के लिए कोलकाता, वर्तमान का उस समय का कलकत्ता में स्थानांतरित हो गए। उन्होंने 1815 में आत्मीय सभा, 1821 में कलकत्ता यूनिटेरियन एसोसिएशन और 1828 में ब्रह्म सभा की स्थापना की, जो बाद में ब्रह्म समाज बन गई। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट बुलेट पॉइंट्स हैं, इन पर प्रश्न बनते हैं एग्जाम्स में। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किसने 1855 में द ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी? द ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी केशव चंद्र सेन ने। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। तो केशव चंद्र सेन की बात करें तो एक भारतीय विद्वान, दार्शनिक और सामाजिक और धार्मिक सुधारक हैं या थे, जिनका जीवन 1838 से 1884 तक रहा। वह सबसे प्रसिद्ध ब्रह्म समाज नेताओं में से एक थे। उनका जन्म हुआ था 19 नवंबर 1838 को कलकत्ता में, वर्तमान का कोलकाता। ठीक है, एक संपन्न वैष्णव परिवार में हुआ था। 1855 में उन्होंने द ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी और इसके संस्थापक पूछ रहा है कौन है? 1880, 1884, 85, 87। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में और इसके संस्थापक थे ए.ओ. हयूम। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उद्घाटन जो है, उद्घाटन सत्र 28 दिसंबर 1885 को बॉम्बे में बुलाया गया और 31 दिसंबर 1885 तक चला। इसकी स्थापना दादा भाई नौरोजी और दिनसा वाचा के साथ सेवानिवृत्त ब्रिटिश सिविल कर्मचारी ए.ओ. हयूम, पूरा नाम है एलन ऑक्टेवियन हयूम, ने की थी। तो विकल्प सी सही आंसर हो जाएगा। भारतीय प्रेस के जनक के नाम से किसे जाना जाता है? भारतीय प्रेस का जनक पूछ रहा है। एक प्रश्न और बनता है, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कौन था? तो भारतीय प्रेस के जनक के रूप में जाना जाता है जेम्स अगस्टस हिक्की को, J.A. हिक्की। इन सभी टेस्ट का फुल टेस्ट पीडीएफ सीरीज प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें आपको मिलेंगे फुल 150 प्रश्न। उसके लिए आपको पेड ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा, या नंबर इस पर व्हाट्सएप करके आप कर सकते हैं। तो जेम्स अगस्टस हिक्की, जिन्हें भारतीय प्रेस के जनक के नाम से जाना जाता है, एक ब्रिटिश नागरिक थे। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जलियांवाला बाग नरसंहार की घटना 14 अप्रैल 1919 को हुई थी। 1919 में अरविंद घोष ने जलियांवाला बाग नरसंहार के विरोध में ब्रिटिश सरकार के द्वारा दी गई सर या नाइटहुड की उपाधि या पुरस्कार लौटा दिया था।
क्या करेक्ट हैं ये दोनों के दोनों? ये कुछ एग्जैक्ट डेट के साथ याद रखिएगा, जैसे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब का है, ठीक है, भगत सिंह को फांसी कब, सुखदेव और राजगुरु के साथ, और असहयोग आंदोलन कब का, नमक आंदोलन कब का, दांडी यात्रा कब की। तो ये 14 नहीं बल्कि 13 अप्रैल 1919 है। इसकी वजह से गलत हो गया पहला स्टेटमेंट। और 1919 में नाइट की उपाधि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में जो अंग्रेजों ने उनको दी थी, अरविंद घोष ने नहीं बल्कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने लौटाई थी। ये गलत हैं दोनों के दोनों, डी है इसका आंसर। तो जलियांवाला बाग नरसंहार की बात करें तो 13 अप्रैल 1919 की घटना है। इस नरसंहार के लिए एक ब्रिटिश अधिकारी जनरल डायर को जिम्मेदार ठहराया गया। उस समय भारत के अमृतसर में ब्रिटिश सेना का प्रमुख था वो। 1919 में रविन्द्रनाथ टैगोर ने जलियांवाला बाग नरसंहार के विरोध में ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई नाइटहुड या सर की उपाधि या पुरस्कार वापस कर दिया था या लौटा दिया था, जिसमें ब्रिटिश सैनिकों द्वारा 379 निर्दोष व्यक्तियों की हत्या कर दी गई। जिसमें किसमें? इसमें 7 हो गए, 15 प्रश्न एडेड है इसमें। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है पूछ रहा है इन दोनों में से। वास्को डिगामा पुर्तगाल के लिस्बन से रवाना होने के 2 वर्ष बाद 1498 को भारत के पूर्वी समुद्री तट कोझीकोड यानी कालीकट पहुंचा। यह पहली बार था जब कोई चीनी यात्री समुद्र के रास्ते भारत आया था। सभी को पता है भारत की खोज वास्को डिगामा ने की और अमेरिका की खोज कोलंबस ने। तो कुछ स्टेटमेंट ऐसे होते हैं कि पढ़ते पढ़ते ही उनको लगा दिया था, लेकिन पढ़ते पढ़ते मत जाइए, पढ़ के थोड़ा सा ठहरना भी है। सारा सही है, एक छोटा सा गलत है पहले स्टेटमेंट में। वास्को डिगामा ठीक है, पुर्तगाल का ठीक है, लिस्बन से चला था, 2 वर्ष के बाद 1498 में भारत पहुंचा। भारत के पूर्वी नहीं बल्कि पश्चिमी समुद्री तट, इस छोटी सी गलती से पूरा स्टेटमेंट कट गया। पश्चिमी समुद्री तट कोझीकोड कालीकट यानी केरल पहुंचा। केरल पश्चिम की तरफ है ना, पूर्व की तरफ तो है नहीं, गलत है पहला स्टेटमेंट। और चीन ही नहीं था, जब यहाँ पे पुर्तगाल लिखा है तो ये तो यूरोपीय हो गया ना, यूरोपियन। चीनी समुद्री यात्री नहीं था वो, यूरोपियन था, तो गलत हो गया दूसरा स्टेटमेंट। अब गलत ही ये पूछ रहा, तो दोनों के दोनों गलत हैं, सी है इसका आंसर फिर। तो वास्को डिगामा पुर्तगाल के लिस्बन से रवाना होने के 2 वर्ष बाद 20 मई 1498 को, एग्जैक्ट डेट भी याद रखिए, भारत के पश्चिमी समुद्री तट कोझीकोड यानी कालीकट केरल पहुंचा। यह पहली बार था जब कोई यूरोपीय समुद्री यात्री न कि चीनी समुद्री यात्री समुद्र के रास्ते भारत आया। परिणाम स्वरूप वास्को डिगामा को भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज करने का श्रेय दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को अलीपुर बम षड्यंत्र मामले में अंग्रेजों ने एक आरोपी के रूप में गिरफ्तार किया था? राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह, अशफाकुल्ला खां, कन्हई लाल दत्त। ऊपर की एक्सप्लेनेशन अगर देखी होगी, 2 प्रश्न आ चुके हैं, अलीपुर 1 और 2 दोनों, और उसकी एक्सप्लेनेशन में एक नाम था कन्हई लाल दत्त, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर, क्योंकि जो नॉन नेम होते हैं उसके ऊपर तो कई बार प्रश्न बना एग्जाम्स में, तो कुछ ऐसे और लोगों के नाम या क्रांतिकारियों के नाम भी उठाकर डाल देते हैं एग्जाम्स में। कन्हई लाल दत्त, तो कन्हई लाल दत्त को अलीपुर बम षड्यंत्र मामले में एक आरोपी के रूप में अंग्रेजों ने गिरफ्तार किया। कन्हई लाल दत्त भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक क्रांतिकारी थे जिनका संबंध युगांतर समूह से था। उनका जन्म हुआ था पश्चिम बंगाल के चंदन नगर में। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। खान अब्दुल गफ्फार खान को भारत का बादशाह खान भी कहा जाता है। इन्हें सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। क्या ये दोनों बात सत्य हैं? ये एक चीज़ें किसी और के लिए हैं। फ्रंटियर गांधी, सीमांत गांधी, खान अब्दुल गफ्फार खान ही है। बादशाह खान के नाम से जाना जाता है, करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट, सी है इसका आंसर। तो खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता है, ब्रिटिश राज के शासन के खिलाफ एक पश्तून स्वतंत्रता कार्यकर्ता थे और इन्हें सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता था। ये एक राजनीतिक और आध्यात्मिक नेता थे जो अपने अहिंसक विरोध के लिए जाने जाते थे और एक आजीवन शांतिवादी और धर्मनिष्ठ मुसलमान थे।
ठीक है, तो इनके द्वारा जो चला गया आंदोलन वो भी अहिंसक ही था। उस पर प्रश्न बना लेते हैं कि हिंसक था, अहिंसक था, क्या था? अहिंसक था वो। कौन सा था इसमें? ये खुदाई खिदमतगार आंदोलन। इन्होंने 1930 से 1940 के दशक में ब्रिटिश राज के खिलाफ अपने अहिंसक खुदाई खिदमतगार आंदोलन का नेतृत्व किया। ऐसा पूछ लेते हैं स्टेटमेंट बनाकर कि जो खुदाई खिदमतगार आंदोलन था वो प्रकृति में हिंसक था, तो गलत है क्योंकि अहिंसक था। क्वेश्चन नंबर 11, स्वराज पार्टी का गठन किसकी विफलता के बाद किया गया? तो 1923 की स्वराज पार्टी। किसकी विफलता के बाद ये पूछ रहा, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो ये 1930 का, इसको तो हटा दीजिए। रोलेट विल सत्याग्रह, यानी सी हो सकता है इसका आंसर। असहयोग आंदोलन 1920 से 22, ये भी हो सकता है। तो सही उत्तर क्या है इसका? असहयोग आंदोलन, इंग्लिश में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। असहयोग आंदोलन क्यों वापस ले लिया था गांधी जी ने? चौरी चौरा की घटना हो गई थी उसके विरोध में। तो असहयोग आंदोलन की विफलता के बाद स्वराज पार्टी का गठन किया गया था। स्वराज पार्टी की बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों द्वारा विशेष रूप से मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, इन दोनों का नाम इंपॉर्टेंट है। 1922 के अंत में 1923 की शुरुआत में स्थापित एक भारतीय राजनीतिक दल था। पार्टी का जो नाम है वो स्वराज शब्द से लिया गया था, जिसका अर्थ है स्वशासन, यानी स्वयं का शासन। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रतिपादक था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वॉरेन हेस्टिंग नहीं था, सर जॉन शॉर नहीं है, लॉर्ड कॉर्नवालिस नहीं है, थॉमस मुनरो, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी। देखिए, अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रैयतवाड़ी बंदोबस्त की शुरुआत से जुड़े थे, तो बी आंसर सही हो जाएगा। रैयतवाड़ी प्रणाली 1820 में थॉमस मुनरो के द्वारा शुरू की गई थी। यह कैप्टन अलेक्जेंडर रीड द्वारा प्रशासित प्रणाली पर आधारित था या थी। और यह प्रणाली सबसे पहले कहाँ शुरू की थी? तमिलनाडु में। उसके बाद महाराष्ट्र में गई, बरार में गई, पूर्वी पंजाब में, कुर्ग में यानी कर्नाटक में, और असम तक विस्तारित हुई रैयतवाड़ी व्यवस्था में। अब यहाँ इंपॉर्टेंट ये चीज़ हो जाती है, इस पर स्टेटमेंट बनाकर यूपीएससी भी करती है और स्टेट पीसीएस भी करती है। रैयतवाड़ी व्यवस्था में जो मालिकाना हक था वो किसके पास था? वो किसानों को सौंप दिया गया था। ठीक है, जहाँ एक कार्नवालिस की व्यवस्था थी, जमींदारी व्यवस्था, उसमें किसानों की हालत बहुत ख़राब हो गई थी, वो काश्तकार की हालत हो गई थी उनकी। यहाँ रैयतवाड़ी व्यवस्था में क्या हुआ? भूमि का जो मालिकाना हक है वो किसानों को सौंप दिया गया। सरकार और व्यक्तिगत कृषक के बीच कोई मध्यस्थ मौजूद नहीं रह गया। ठीक है, जमींदारी व्यवस्था में जमींदार घुस गए थे बीच में। यहाँ कोई दलाल नहीं है, सीधे ब्रिटिश सरकार जो है वो किसानों से कर वसूल रही है। क्वेश्चन नंबर 13 पर आज 13वां प्रश्न है, पंजाब का ब्रिटिश शासन या साम्राज्य में विलय किस वर्ष हुआ था? ये वही है जो उस समय लॉर्ड डलहौजी की राज्य हड़प नीति चल रही थी, उसी से ये सब हड़पे जा रहे थे। तो पंजाब को हड़पा गया था 1849 में, 1849 मार्च 1849 में पंजाब को अंग्रेज़ों द्वारा कब्जा कर लिया गया, या पंजाब पर अंग्रेज़ों के द्वारा कब्जा कर लिया गया लॉर्ड डलहौजी के अधीन। क्वेश्चन नंबर 14 पर अजय इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी, मंगल पांडे किस पैदल सेना या नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित थे? 20वीं पैदल सेना या नेटिव इन्फेंट्री, 34वीं नेटिव इन्फेंट्री, 38वीं नेटिव इन्फेंट्री या 24वीं नेटिव इन्फेंट्री? सोचिए कि आंसर क्या होगा। एक को एलिमिनेट करते हैं, किसको करें सबसे पहले? 20वीं पैदल सेना के नहीं थे, 38वीं पैदल सेना के नहीं थे, या तो इसका आंसर बी है या डी है। 24वीं पैदल सेना के भी नहीं थे, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 38वीं पैदल सेना। तो शुरुआत करें तो बहरामपुर यानी बैरकपुर में 19वीं पैदल सेना इन्फेंट्री ने नई लाई गई, जो अंग्रेज़ों के द्वारा लाई गई थी, एनफील्ड राइफल का उपयोग करने से इनकार कर दिया। ठीक है, क्यों कर दिया? क्योंकि एक ऐसी अफवाह फैल गई थी कि इस जो राइफल के अंदर कारतूस डाला जाता है, उस कारतूस में गाय और सूअर की चर्बी मिक्स है, क्योंकि जो उसकी ऊपर की टिप थी उसको दांत से काट कर थूकना या फेंकना पड़ता था, फिर राइफल में डालना पड़ता था। ठीक है, इससे
जो सैनिक थे उनके धर्म को आघात पहुंच रहा था। ठीक है, अतः पैदल सेना को भंग कर दिया गया। इस नेटिव इन्फेंट्री को ही भंग कर दिया अंग्रेजों ने। आगे की कहानी, बैरकपुर में 34वीं देसी पैदल सेना इन्फेंट्री के एक सिपाही मंगल पांडे ने अपने ब्रिटिश अधिकारियों पर हमला किया और गोलीबारी की। मंगल पांडे की बात करें तो मंगल पांडे का जन्म हुआ था 19 जुलाई 1827 को। मंगल पांडे एक भारतीय सैनिक थे जिन्होंने 1857 के विद्रोह में भाग लिया था। वह 34वीं बंगाल देसी पैदल सेना या सैन्य दल या 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित थे। तो उसका आंसर आपको पता ही है कि क्या होगा, सी होगा। सी में है 34वीं। इस विद्रोह में जो प्रमुख घटना घटी उनमें से यह एक थी कि उन्होंने बैरकपुर में 2 ब्रिटिश अधिकारियों ह्यूजेसन और बाग की हत्या कर दी। उसने किसने? मंगल पांडे ने। इसके बाद 8 अप्रैल 1858 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई और 6 मई को उनकी सैन्य दल या जो रेजिमेंट है उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया, पूरी रेजिमेंट पर। 1984 में उनके नाम पर एक डाक टिकट भारत सरकार ने जारी किया, क्योंकि इस समय तक देश आज़ाद हो चुका था। और शहीद मंगल पांडे महान उद्यान बैरकपुर में एक उद्यान है, ये भी याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 15 है, अंतिम प्रश्न है। निम्नलिखित संतों के कालक्रम को सजाइए, या निम्नलिखित संतों को कालानुक्रम सजाइए। चैतन्य, रामानुजाचार्य, तुलसीदास, नामदेव। जो सबसे पहले आएगा वो, उसके बाद। तो सबसे इसमें पुराना कौन है और सबसे नया कौन है? इसमें सबसे पुराने हैं रामानुजाचार्य, तो सबसे पहले आ गया 2। उसके बाद हैं नामदेव, तो 2, 4। उसके बाद हैं चैतन्य महाप्रभु, और उसके बाद सबसे नए तुलसीदास जी। तो रामानुजाचार्य 2 किस में है? 3 में 2 है, तो इसको हटा दीजिए। सबसे पहले आएगा 2, उसके बाद आएगा 4, उसके बाद आएगा चैतन्य, उसके बाद आएगा तुलसीदास जी। तो मिलेगा 2, 4, 1, 3, 2, 4, 1, 3, यानी ऑप्शन नंबर ए। तो सबसे पहले रामानुजाचार्य, फिर नामदेव, फिर चैतन्य महाप्रभु, सबसे जवान तुलसीदास। रामानुजाचार्य की बात करें तो रामानुजाचार्य एक धर्मशास्त्री थे, दार्शनिक थे, श्री वैष्णव परंपरा के सबसे महत्वपूर्ण प्रतिपादकों में से एक थे। जन्म हुआ था उनका 1017 ईस्वी में तमिलनाडु में। ठीक है, और 1137 में उनका निधन हो गया। रामानुजाचार्य की शिक्षाओं में भगवान की भक्ति और भक्ति मार्ग के महत्व पर जोर दिया गया था। नामदेव इंपॉर्टेंट है, जन्म हुआ था 1270 में महाराष्ट्र में। ठीक है, जन्म से ही प्रश्न पूछ लेते हैं, मैच कर लेते हैं कहाँ के थे ये। और 1350 में इनका निधन हो गया। इसके बाद चैतन्य की बात करें, चैतन्य का जन्म हुआ था 1486 को पश्चिम बंगाल में। चैतन्य की शिक्षाओं ने भगवान कृष्ण की भक्ति और भक्ति मार्ग के महत्व पर जोर दिया था। चैतन्य 16वीं शताब्दी के संत और समाज सुधारक थे, जिन्होंने गौड़ीय वैष्णव परंपरा की स्थापना की थी। तो वैष्णव संत थे चैतन्य, इस चीज़ को भी याद रखिएगा, प्रश्न बनते हैं। 1534 में निधन हो गया चैतन्य का। अंत में सबसे बाद में तुलसीदास की बात करें तो तुलसीदास का जन्म हुआ था 1532 में उत्तर प्रदेश में। तुलसीदास की शिक्षाओं में भगवान राम की भक्ति और भक्ति मार्ग के महत्व पर जोर दिया गया। तुलसीदास का निधन हुआ 1623 ईस्वी में। तुलसीदास जो है 16वीं शताब्दी के कवि और संत थे, जिन्होंने रामचरितमानस की रचना की थी। इम्पोर्टेंट है कि किस भाषा में? अवधी भाषा में इस पर प्रश्न बना एग्जाम्स में। और रामचरितमानस एक महाकाव्य है। ये जो है वो भगवान राम के जीवन का वर्णन करता है या करती है रामचरितमानस। तो ये सारे बुलेट पॉइंट्स थे इनसे संबंधित, इन पर ही प्रश्न बनते रहते हैं एग्जाम्स में, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो इम्पोर्टेंट टेस्ट था ये 251 इन सभी की आप फुल टेस्ट PDF सीरीज प्राप्त कर सकते हैं पेड टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर। प्रैक्टिस करते रहिए हर दिन। धन्यवाद।